जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सेकंड लेक्चर, कल का लेक्चर हमारा ओरिएंटेशन का था। आज हम कंसेप्ट स्टडी करना सीखना स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी छोटी सी, ठीक है। मैं क्या बोला था कि आपको गूगल पे सर्च करना है कोई भी साइबर क्राइम नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे, और उसकी एक समरी बनानी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज, कितने स्टूडेंट ने ये एक्टिविटी की है? शाबाश, गुड। अच्छा, इसमें ये अहम आपने किया, ये एक्टिविटी आपने की है भैया? आपने? अच्छा, इसमें ये अहम नहीं है कि आपने एक पेज की समरी बनाई है या 2 पेजेस की समरी बनाई। आइंदा जब मैं इस तरह की एक्टिविटीज आपको दूं ना, तो मेरे लिए लेंथ अहम नहीं है। मेरे लिए अहम यह आपने चाहे 5 लाइंस लिखी हो, लेकिन जो भी अल्फाज आपने लिखे हैं वो आपको पता हो कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट ने समरी अभी मैं थोड़ी देर पहले देखी, उसने एक वर्ड यूज किया था उसमें MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मैंने उससे पूछा ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, तो उसने मुझे बता दिया और ठीक बताया। तो आपने कोशिश करनी है कि समरी चाहे छोटी लिखे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना क्या है, जो कुछ भी आप लफ्ज लिख रहे हैं एज प्रोफेशनल, हमने ऐसा थोड़ी करना है कि जो कहीं पे देखा छापा मार दिया। एज प्रोफेशनल जो लफ्ज भी हमारी जुबान से निकले, जो लफ्ज भी हमारे हाथ से लिखा हो, हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी चीज आप लिखें, कोई समरी बनाए किसी केस की, तो आपने एक चीज को इंश्योर करना है, क्या कि जो चीज भी आप लिख रहे हैं वो आपको पता। और अगर नहीं पता तो फिर क्या करना है, गूगल पे सर्च कर ले, ठीक है। गूगल पे सर्च कर ले या वो चैट जीपीटी पे जाए या कोई भी मॉडल यूज करें, उससे पूछ ले इसका क्या मतलब है, आपको बता देगा। तो मीनिंग या कंसेप्ट उस लफ्ज का आपको पता होना चाहिए जो भी आपने लिखना है। एग्रीड जी? चलिए शाबाश। कल की असाइनमेंट तो आपने बहुत अच्छे तरीके से की, गुड। आगे चलते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं अपने पहले चैप्टर का पहला कंसेप्ट। अच्छा, अब इसके कंप्लीट नोट्स आपको कल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा डेली बेसिस पे आपको ये सामने एक इमेज शेयर किया है हमने, ठीक है। इस इमेज को हम नाम देते हैं लेक्चर माइंड मैप। लेक्चर माइंड मैप का मतलब है आज के लेक्चर में हमने जो कुछ सीखना है वो सारे का सारा आपके सामने एक डायग्राम फॉर्म में बता दिया गया है, ठीक है। हालांकि टेक्स्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है बुक में, लेकिन जब ये डायग्राम फॉर्म में आ जाता है तो थोड़ा प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, बेहतर प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमारे सामने आ गया है। हालांकि ये वही डाटा है, ये वही इंफॉर्मेशन है जो आपके नोट्स में, आपकी बुक में मौजूद है। लेकिन देखिए, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि प्रेजेंटेशन इंप्रूव हुई है। यही हमने सीखना है इस सब्जेक्ट में भी, कि जो भी रॉ डाटा है हमारे पास, हमने उसे डिफरेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को प्रेजेंट करना है। तो क्या एज इट इज प्रेजेंट कर देना चाहिए? नहीं, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमने प्रेजेंट करना। तो डेली बेसिस के ऊपर जो भी लेक्चर प्लान होगा मेरा, मैंने जो कुछ समझाना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जैसे अगर आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर हुआ होगा, ऐसा ही है। आपने क्या करना है, क्लास के स्टार्ट में शुरू के 15 मिनट फ्री होते हैं ना आपके पास, एक क्लास और दूसरी क्लास के दरमियान में 15 मिनट का गैप होता है। आपने उस टाइम में इसको राइट डाउन करना है अपने पास, ठीक है। कोई एक जैसे रजिस्टर ले लें जिसमें लगभग 100 के करीब पेजेस हो, कोई नोटबुक ले लें। डेली बेसिस पे माइंड मैप आएगा, आपने उस नोटबुक में अपने हाथ से इसको कॉपी पेस्ट करना है, दोबारा बनाना है अपने हाथ से। ये आपके नोट्स तैयार होते, रिवीजन नोट्स तैयार होते जाएंगे। एंड पे आखिरी दिन सिर्फ आप इन रिवीजन नोट्स को देख ले, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। टॉपिक पढ़ते हुए ड्यूरिंग द सेशन किताब पढ़नी है, लेकिन एंड पे जब आखिरी महीने में हमने रिवीजन करनी होती है ना, सिर्फ आखिरी महीने में, तो उसमें आप सिर्फ ये माइंड मैप देख ले, काफी है। बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं। आपके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाया करेंगे, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे आपने काम करना है। ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है भला? कि आप माइंड मैप आपने अपने हाथ से ड्रा करना है। वैसे तो किसी भी पेज पे कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि कोई एक नोटबुक ले लीजिए और वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए हो कि आपने उसमें अपने
ये माइंड मैप ड्रा करने हैं, वो आपकी ये रिवीजन नोट्स बन जाएगी, रिवीजन बुक बन जाएगी। डन जी। चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं। भाई क्या हम पढ़ने जा रहे हैं आज? हम पढ़ने जा क्या? अच्छा ओके ओके, मैं परेशान हो गया, मैं पता नहीं कोई। हाँ टाइप्स ऑफ डाटा, बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसे पता चला टाइप्स ऑफ डाटा? लिखा हुआ है। शाबाश शाबाश, ये फायदा होता है जब पहले से आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। वो आपने सुना होगा बचपन में, वो हमारे उस्ताद हमें कहा कर दिया, हम किसी से सुनते थे कि अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो एक दिन पहले घर से पढ़ ले कि कल उस्ताद ने क्या पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ ले। तो ये समझ लीजिए बेसिकली उसी की एप्लीकेशन है कि आपको पहले से पता चल जाता है आज कितना पढ़ना है, कौन कौन से कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं, और कम से कम उन टर्म्स की समझ नहीं आती लेकिन उन टर्म्स के साथ आप फेमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, जाहिर है आप कुछ आपने टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ा है तो नीचे कोई 2-4 लफ्ज और भी पढ़े होंगे, तो ये क्या होता है, टीचर के लिए आसानी हो जाती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डाटा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, टाइप्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हमें ये समझना चाहिए ये डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है? डाटा है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज लिखी हुई है ना लिखी, या अदर देन रिटन वर्बल इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं, ये है जी 200, कुछ समझ आ रही है? समझ आ रही है इसकी? कुछ नहीं समझ नहीं आ रही। ये 200 क्या चीज है, किधर है, मतलब क्या है? ये डाटा है। और मैं लिखूं यहां पे एक और लफ्ज स्टूडेंट्स, इसको अलग से देख ले, अलग से मिलाना नहीं। अभी कुछ समझ आ रही है स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है? कुछ समझ नहीं आ रही। ये डाटा है, ये डाटा। ठीक, ये DSR अलग से लिखा हो, आपको ये तो पता चल जाएगा सब्जेक्ट है एक, लेकिन क्या कहना चाह रहा हूं, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप तक कम्युनिकेट हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन अब अगर मैं इनको मिला लूं, 200 स्टूडेंट्स, देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन DSR क्लास। अब क्या ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है। इसके साथ फर्ज कीजिए एक और लाइन मैंने लिख दी, वो क्या, एक और सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल लॉ। क्या लिखा? 20, ठीक है, स्टूडेंट्स लॉ। अलग अलग देखेंगे कुछ समझ नहीं आएगी, और अगर इनको आप मिला के पढ़ेंगे फिर क्या होगा, 20 स्टूडेंट्स इन लॉ क्लास। ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है जिसे पता चल रहा है कि मैसेज क्या है। ये है इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में ये फर्क होता है। डाटा है कोयला, अनप्रोसेस्ड रॉ फॉर्म। जब इसको प्रोसेस किया जाता है ये बन जाता है हीरा, जिसकी कुछ वैल्यू होती है, मतलब इंफॉर्मेशन। जो कोयले और हीरे में फर्क है वही डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है। आपको इस सब्जेक्ट में क्या किया जाएगा, डाटा को इंफॉर्मेशन बनाना सिखाया जाएगा कि डाटा आपके सामने मौजूद है, आप इसमें से कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन जो होती है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है। वो चीजों में ऐसे ऐसे मैसेज या ऐसी ऐसी चीजें वो एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि जो हम हैरान रह जाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे सामने कोई डिफरेंट कलर्स आए तो मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा, मेरे लिए वो डाटा है, भाई ये क्या है, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है। लेकिन जो थोड़े कुछ ऐसे होते हैं जो 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 थोड़ा विजुअलाइजेशन रखते हैं, जो थोड़ा क्या क्या लेके शायराना तबीयत होती है, वो कहेंगे नहीं सर ये जो रेड कलर है इसका भी एक मीनिंग होता है, ब्लू कलर का भी एक मीनिंग होता है, येलो कलर का भी एक मीनिंग होता है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो डाटा, हर डाटा के अंदर कुछ मीनिंगफुल एबिलिटी है कि उससे कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ली जा सकती है। अब हमने क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है हमने, ताकि वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बन सके। ठीक है, हर पर डाटा सबके सामने मौजूद है। अब इंटरनेट पे बेतहाशा डाटा मौजूद है।
सबके सामने, लेकिन हर कोई उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट क्या सिखाएगा आपको, डाटा के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएगा, डाटा की टाइप्स बताएगा, और फिर बताएगा एज बिजनेसमैन आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप एज बिजनेसमैन उससे फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, ठीक है, अब मैं कौन सा कंटेंट क्रिएट करूं? क्या मैं वो कंटेंट क्रिएट करूं जिसमें मैं माहिर हूं? अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं, अगर मेरा मकसद है अमीर बनना, तो वो कंटेंट क्रिएट नहीं करना जिसमें मैं माहिर हूं, वो कंटेंट क्रिएट करना है जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा मकसद अमीर बनना अगर नहीं है तो मैं तो जाहिर अपनी मर्जी के मुताबिक कंटेंट क्रिएट कर। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि लोग कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट सुन रहे हैं? कैसे पता चलेगा? ट्रेंड से, एनालिसिस करके। वो एनालिसिस करने के तरीके बताए जाएंगे आप, ठीक है, कि आप किस तरीके से, और कंपनीज ये काम करती हैं, एआई के जरिए से करते हैं। ठीक है, तो वो ये सारे एनालिसिस सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। अब जाहिर है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है किसका क्या ऑब्जेक्टिव है। आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव, आप किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड में डाटा है, उसका एनालिसिस करना है, उसके बाद डिसीजन करना है। बगैर एनालिसिस के, याद रखिए, डाटा एनालिसिस के डिसीजन नहीं करना, वो ऐसा होगा जैसे हवा में तीर चला रहे हैं। तो ये, अच्छा, जैसे फर्ज करें, अब ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल्स आपके सामने रखी हमने कि सर देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन लॉ क्लास, देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन डीएसआर क्लास। अब बताइए क्या वो डिसीजन करने के काबिल हैं? बिल्कुल डिसीजन करने के काबिल है। भैया बड़ी वाली क्लास जो है डीएसआर को बड़ी वाली क्लास अलॉट करे, और जो लॉ है उसको छोटी क्लास, 20 क्लास में टाइम चल जाएगा। ठीक है, हाँ, जो टीचर डीएसआर पढ़ा रहा है उसको थोड़ा रिम्यूनरेशन ज्यादा करनी है। और ये जो है, अब ये देखे, जब ये उस टीचर को पता चलेगा, इंफॉर्मेशन आएगी, अच्छा मेरी क्लास में 200 है, उसे अगर ये नहीं पता कि लॉ की क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, वो अपना पे रेज डिमांड नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर उसे ये इंफॉर्मेशन पता है क्या कि भाई दूसरा टीचर उसकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, वो कहेगा अच्छा दोनों की 2 स्टूडेंट मेरे ज्यादा हैं और सैलरी दोनों की एक बराबर है। बताइए अब ये जाके प्रिंसिपल साहब के साथ पे रेज आर्गूमेंट कर सकते हैं कि नहीं टीचर? ये इंफॉर्मेशन, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन है, यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या कंपनीज डाटा एनालिसिस करती हैं? बिल्कुल करते हैं, डिफरेंट पर्पस होते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन पर्पस क्या है किसी भी कंपनी का डाटा एनालिसिस का? सबसे आसान डिसीजन, कौन सा डिसीजन करना है? हाँ, प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन सी प्रोडक्ट्स हमारी ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है, मार्केटिंग के डिसीजनों से, बिल्कुल ठीक है, वो आगे हम डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। तो डाटा क्या है? डाटा है हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, डाटा क्या है? हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जो इन इटसेल्फ कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कच्चा गोश्त, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, उससे कुछ मीनिंगफुल वैल्यूएबल चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो इन इटसेल्फ हमारे किसी काम का नहीं है। तो यही रॉ इंफॉर्मेशन, डाटा क्या? रॉ इंफॉर्मेशन। अच्छा, क्या हम डाटा इकट्ठा करते हैं? बिल्कुल इकट्ठा करते हैं। डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं हम? बहुत से तरीके हैं, कभी पढ़ेंगे हम। आप मुझे बताइए डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है आपके ख्याल में? कुछ बताएं, अंदाजा लगाएं, तीर तुक्का चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यूज के जरिए से डाटा, शाबाश। मर्दमशुमारी, सेंसस, बिल्कुल इंक्वायरी वगैरह करके, रिसर्च करके शाबाश डाटा इकट्ठा किया जाता है, बेहतरीन। सर्वे, क्वेश्चनर, आप तो सारी वही एग्जांपल बता रहे हैं जो किताब में मौजूद है, पढ़ के तो नहीं आए, किताब तो पढ़ के नहीं ना आए। हाँ शाबाश, ठीक है, बेहतरीन। तो ये डिफरेंट सोर्सेस हैं, डिफरेंट तरीकों से डाटा इकट्ठा किया जा सकता है। ये पहली स्टेज होती है डाटा कलेक्ट करना। अभी तो हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, अभी तो हम समझ रहे हैं डाटा होता क्या है। फिर जाएंगे डाटा कलेक्शन की तरफ। फिर कलेक्शन में हमें पता चलेगा कुछ लोगों को फॉर्म देना, वो कुछ डब्बे पूरे करते हैं, कुछ फिल ही नहीं करते। डाटा में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ठीक करना, डाटा क्लींजिंग करनी होती है, वो फिर बाद में सीखेंगे। ठीक है, वो डिफरेंट स्टेजेस हैं डाटा एनालिसिस की। फिलहाल आज तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं क्या डाटा होता क्या है, कितनी किस्म का होता है। सिंपल कंसेप्ट है,
जो शायद आपने इससे पहले कहीं पढ़ा भी होगा, गालबन स्टैट वगैरह में ये पढ़ाते थे ऐसे। हाँ बेहतर। हालांकि अभी मैंने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया, आपको बताया कि ये फायदा हुआ माइंड मैप का, पहले से आपको अंदाजा हो गया, आप मेंटली कंफर्टेबल हो गए, ये तो आसान है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो डाटा ये बहुत से सोर्स, ये तो उसने 2-3 एग्जांपल खुद से दिए। अब मुझे बताइए, अगर बुक में उसने ये बताया कि आप डाटा इन सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आपने यहां पे दूसरी एग्जांपल दी जो कि बुक में नहीं लिखी थी, लेकिन उनसे भी डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, क्या वो करेक्ट एग्जांपल या रॉन्ग? करेक्ट। अगर एग्जाम में बुक वाली एग्जांपल की बजाय वो आप अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल लिख दें, तो क्या वो उसको नंबर देगा या नहीं देगा? 100% देगा, 100% देगा। इसीलिए हमारी कोशिश होगी कि कंसेप्ट तो समझना ही है, जितनी एग्जांपल आई कैप की समझ आ जाए अच्छी बात, ठीक है, और जितनी हम खुद भी ऐड कर सके तो वो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स क्या हो गए हमारे? डाटा हो गए। डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, डाटा की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। जैसे डाटा टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, कल मैंने बताया था ना, जैसे जनरेटिव ए की एग्जांपल दिए थे, तो मुख्तलिफ जनरेटिव ए क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरह का डाटा जनरेट करते हैं। वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, इमेज में भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ठीक है, दूसरी टाइप्स भी हो सकते हैं। तो डाटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, वो अल्फाज भी हो सकते हैं, वो नंबर भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह का डाटा हो सकता है, ठीक है जी। पहले उसने क्या बताया? डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स। दूसरी चीज क्या बताई? डाटा जो है उसकी मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं, ये भी हमें समझ लग गया, मल्टीपल फॉर्म हो सकती हैं, ओके। फिर आगे चलते हैं, यूज। क्या डाटा का कोई यूज भी हो सकता है? बिल्कुल। अगर आपका डाटा एक्यूरेट है, क्वालिटी वाला डाटा है, और आपने इसके ऊपर सही एनालिसिस परफॉर्म करें, क्वालिटी वाला डाटा हो, इस पे सही एनालिसिस, एनालिसिस डिपेंड करता है डाटा की क्या टाइप है, डाटा की क्या टाइप है। मैं इनसे ये कहूं भाई ऐसा करो, एक क्रिकेटर है, उसके पिछले 10 मैचेस के स्कोर है, वो लिखो, क्या ये डाटा है? और फिर अगर कहूं इसकी एवरेज निकालो, ये भी डाटा है। और अगर मैं कहूं अच्छा ऐसा करो कि तुम किसी केस की समरी लिखो, किसी केस की समरी लिख दी, डाटा है। और अब मैं इसे कहता हूं अच्छा इसकी एवरेज निकालो, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, पॉसिबल नहीं। शाबाश शाबाश, यही बताना चाह रहा था। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। जैसे बैट्समैन के पिछले 10 मैचेस के स्कोर जो है ना, ये तो बड़ी इंफॉर्मेशन है, 10 इंफॉर्मेशन। जब उसकी एवरेज निकाल दी तो उस सिंगल इंफॉर्मेशन ने उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने टॉप लेवल पे रिपोर्टिंग के लिए उस सिंगल इंफॉर्मेशन को यूज करना है ना, तो ये हमारे पास टूल है, एवरेज स्टैटिस्टिकल टूल है। डाटा का एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे अभी हमने किया है, बैठे बैठाए एवरेज कैलकुलेट की। लेकिन याद रखें, डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हर टाइप पे हर तरह का टूल अप्लाई नहीं हो सकता, डिपेंड करता है। डाटा टेक्स्ट फॉर्म में है, डिफरेंट टूल्स अप्लाई होंगे, नंबर फॉर्म में है, डिफरेंट टूल अप्लाई होंगे, इमेज फॉर्म में है, डिफरेंट टूल्स अप्लाई होंगे। एक ही तरह के डाटा के लिए स्टैंडर्ड टूल्स इस्तेमाल नहीं हो सकते, डिफरेंट डाटा के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, एक टूल्स हर एक के लिए सूटेबल। इसीलिए उसने आपको ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिखाया, टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा किस लिए सिखा रहा है? ताकि आपको पता चले प्रैक्टिकली कितनी टाइप्स का डाटा होता है और किस टाइप ऑफ डाटा के लिए कौन सा टूल सूटेबल है। अभी पूरी बात नहीं बताएगा, अभी आपको हल्का हल्का, अभी ये नहीं बताएगा टूल्स कौन से हैं, ये भी नहीं बताएगा किस डाटा के लिए कौन सा टूल सूटेबल है, लेकिन यह बता देगा क्या, डाटा की टाइप्स कितनी है, डाटा की टाइप, तस्वीर का एक रुख दिखाएगा। अब बाद में इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो आगे चल के बताएगा। तो आइए जरा देखते हैं इसके यूज है। बिल्कुल बहुत से यूज हैं, ये बहुत से फैसले करने में काम आता है, कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करने में काम आता है, स्ट्रेटजी, ठीक है। जैसे अगर मुझे बताया गया कि भाई हमारी एक शॉप अनारकली में दुकान है, कपड़ों की दुकान है, जूतों की दुकान है,
अब बताया गया सर 500 कस्टमर आता है लगभग डेली। मैंने कहा अच्छा 500 कस्टमर आता है डेली, लेकिन फिर मजीद एनालिसिस, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये मीनिंगफुल है, लेकिन जितना डिटेल एनालिसिस करेंगे उतनी मजीद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन सामने आएगी। सर ऑन एवरेज 500 कस्टमर है, लेकिन पता है क्या, वीकडेज में होते हैं 300 कस्टमर, और जो वीकेंड आता है ना उसमें कस्टमर 800-900 हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने फौरन फैसला किया, मैंने एम्प्लॉइज को कहा भाई किसी ने छुट्टी करनी है ना वीकडेज में कर लिया करे, वीकेंड पे किसी को छुट्टी नहीं मिलनी, ये फैसला कर लिया, ठीक है। उसी तरह एक दिन में 300 कस्टमर है, समझ आ गई बात। मजीद क्या इसका मजीद एनालाइज कर सकते हैं? हाँ जी, कस्टमर का अर्ली, कौन से वाले टाइम पे कस्टमर ज्यादा आते हैं? आपको पता है अर्ली हिसाब से भी शेड्यूल बनता है कस्टमर्स का, ताकि पता चले कस्टमर जो है वॉक इन करता है, कस्टमर वॉक इन वो किस टाइम पे ज्यादा है, ठीक है। जैसे कॉलेज में जो वॉक इन कस्टमर होता है, नॉर्मली जब सेशन चल रहा हो तो स्टूडेंट्स नॉर्मली जो है वो एडमिशन ऑफिस में या दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट हाफ में आता है, लेकिन जब सेशन ऑफ हो तो स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो सेकंड हाफ में आता है। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे डिफरेंट डिसीजंस के लिए यूजफुल है। तो डाटा से क्या करते हैं हम, डिफरेंट डिसीजन लेते हैं, कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करते हैं और उस बिहेवियर के मुताबिक स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? डन जी। अभी आपको फायदे बता रहा है, रीजन बता रहा है, डाटा क्या है, क्यों है। अब चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। दो बड़ी टाइप्स हैं और दोनों टाइप्स की आगे दो टाइप्स हैं। दो बड़ी टाइप्स हैं और दोनों के आगे दो टाइप्स। दो बड़ी टाइप्स कौन सी है? क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। आगे उसने बता दिया कि हम डाटा में दो चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग। आपने डाटा में क्या चीज अंडरस्टैंड करनी है? एक टाइप्स ऑफ डाटा और एक कैटेगरीज ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा का मतलब क्या है? डाटा कितनी किस्म का है बाय नेचर। कैटेगरीज ऑफ डाटा का मतलब क्या है कि बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कितने टाइप्स है, यानी आसान अल्फाज में टाइप्स का मतलब यह है कि डाटा कितनी किस्म का। कैटेगरीज का मतलब क्या? उसको स्टोर कैसे करना है। आप जब मैट्रिक में थे या प्राइमरी क्लास में या मिडिल क्लास में थे तो जब हम काम करते थे ना, खास तौर पे वो छुट्टियों का काम करते, उसके लिए रजिस्टर खरीद के लाया करते थे। अब भी छुट्टियों का काम मिलता है। हाँ, तो उसमें ना 3 तरह के रजिस्टर होते थे मार्केट में। एक होता था वो 4 तरह के होते थे बल्कि। एक होता था खुली लाइनों वाला, वो उर्दू के काम के लिए इस्तेमाल होता था। एक होता था तंग लाइनों वाला। एक होता था 4 लाइनों वाला, इंग्लिश, शाबाश। और एक होता था डब्बू वाला, मैथ, शाबाश। अब मुझे बताइए, ऐसे लिखना है। एक काम होता था छुट्टियों के काम में, एक होता था ऐसे लिखो माय बेस्ट फ्रेंड। एक छुट्टियों का काम होता था 6 का टेबल लिखो। ये दोनों काम होते थे ना। क्या दोनों टाइप्स ऑफ डाटा सेम है? एक नंबर में है, वो है क्वांटिटेटिव। एक इसमें है नंबर में है, वो क्या है? क्वांटिटेटिव। और एक क्या है? वो क्वांटिटेटिव नहीं है, वो टेक्स्ट में है, क्वालिटेटिव। माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट क्या है? बेस्ट कोई नंबर नहीं है, क्वालिटेटिव। अब मुझे ये क्या? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये क्या है? टाइप्स ऑफ डाटा। क्या क्वांटिटेटिव किसी भी पेज पे लिखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है? क्वांटिटेटिव डाटा कहीं पे भी लिखा जा सकता है? नहीं। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए अलग बुक है, अलग नोटबुक है, और क्वालिटेटिव डाटा के लिए अलग। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए है वो डब्बों वाली कॉपी, क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव के लिए क्या है? वो लाइनों वाली, क्वालिटेटिव। प्रैक्टिकली भी ये कंसेप्ट एग्जैक्टली ऐसे ही अप्लाई होते हैं।
आपने अगर वो कंप्यूटर कोर्स किया हुआ, हैंड ऑन कोर्सेज किया तो आपको पता होगा कि जो नंबर वाला हमने डाटा सेव करना होता है ना, ऐसे उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करते हैं। और जब टाइपिंग करनी है, जो जैसे ऐसे वगैरह लिखने होते हैं, ईमेल लिखनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और जो इमेज होते हैं इसके लिए बताइए, पावर पॉइंट। शाबाश। तो ये पहले क्या समझा रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा कितनी किस्म का है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि आपने उसको स्टोर कैसे करना है। एक किस्म का डाटा जो है उसको स्टोर किसी और तरीके से करना है, दूसरी किस्म का डाटा है उसको स्टोर किसी और तरीके से करना है, किसी और वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हमारा फोकस सिर्फ क्या होगा, टाइप्स ऑफ बाय नेचर। तो कितने टाइप्स है, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। इसमें से आई क्या अपने पहले वैसे क्वालिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव, वैसे समझाने के हिसाब से क्वांटिटेटिव ज्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन बहरहाल चले क्वालिटेटिव इसी तरह से पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव डाटा क्या है, ऐसा डाटा जो कि नंबर में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, जो नंबर में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। मेरा अच्छा दोस्त है, इसको नंबर में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गाय का रंग ब्राउन है, भूरा कलर है, काला रंग है उसका गाय का, इसको आप नंबर में डिस्क्राइब, इसमें नंबर नहीं है। भाई गाय का रंग क्या है, 6 नंबर। हेयर कलर में शायद ऐसे होता है, उन्होंने अपनी कंपनी से 6 नंबर, कोई रंग नहीं है, वो कोडिंग है असल में। जो कलर हेयर कलर वाली कंपनी में वो कोडिंग की होती है उन्होंने। तो कुछ डाटा ऐसा होता है हम जो इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, वो नंबर्स में होता है, और कुछ डाटा ऐसा था जो नंबर्स में नहीं। जो डाटा नंबर में है उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, और जो डाटा नंबर्स में नहीं है उसे क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। सिंपल खत्म। क्वालिटेटिव डाटा कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहे होते हैं, ठीक है। वो मेरा एक दोस्त था, बचपन का दोस्त, ठीक है। मैं वैसे क्वालिटेटिव तंज करने के लिए नहीं, वैसे बता रहा, वो थोड़ा मोटा था। ये क्या, ये नंबर नहीं है, ये क्वांटिटेटिव, ये क्या है, क्वालिटेटिव, ठीक है। एक दोस्त था वो लंबा था, क्या है, क्वालिटेटिव। अच्छा, और अगर मैं ये कहूं उसका कद 6 फुट 5 इंच था, ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा। तो कुछ डाटा हमारा क्वालिटेटिव होता है और कुछ डाटा क्वांटिटेटिव। अच्छा, जरा गैस कीजिए, अगर बात को समझ रहे हैं, आज यही समझना है तो इसी की डिस्कशन होगी। मैं सुबह इन ड्राइव पे कॉलेज आया, तो आज जैसे ही राइड खत्म हुई उन्होंने बोला कि भैया 1 2 3 4 5 स्टार है, 2 कितने स्टार देने हैं, 5 के, 4 के, 3 के, 2 के, 1, क्वांटिटेटिव। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा भैया ये तो ड्राइविंग के दौरान मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, इसको 3 स्टार दो। 3 स्टार दिए जैसे मैंने, फौरन ही एक और बॉक्स ओपन हो गया कि भाई रीजन बताइए क्या है आपकी इस रेटिंग की। अब उसमें मैंने रीजन बताना है, भैया ये ड्राइविंग के दौरान में मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। ये कौन सा डाटा है, क्वालिटेटिव। तो बताइए, बिजनेसेस सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं, कि दोनों करते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है क्वांटिटेटिव डाटा तो यूजफुल है, इसके ऊपर तो एनालिसिस परफॉर्म किए जा सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा पे एनालिसिस परफॉर्म नहीं किए जा सकते। बताइए, किए जा सकते हैं कि नहीं, किया जा, क्वालिटेटिव डाटा पे एनालिसिस परफॉर्म किए जा सकते हैं कि नहीं, क्वालिटेटिव पे किए जा। क्वांटिटेटिव पे आपके लिए बड़ा आसान है, सर मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, रिग्रेशन एनालिसिस है, सारा कुछ सारा करते हैं। क्वालिटेटिव में भी होता है क्वालिटेटिव। आप एक काम कीजिए, छोटा सा काम कीजिए, कितने स्टूडेंट्स ने अपना कोई ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एलएलएम अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, चैट जीपीटी पे, जेमिनाई पे या सिमिलर। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने ये क्रिएट किया ना अकाउंट, आपने काम करना है, यूट्यूब पे रैंडमली कोई भी वीडियो ओपन कर क्लिक करना है, कोई भी वीडियो ओपन करते हैं, उस पे कमेंट्स होते हैं बेतहाशा,
200, 250, 500। बाज को तो वीडियो से ज्यादा कमेंट्स इंटरेस्टिंग होते हैं। आपने करना क्या है, उन सारे कमेंट्स को आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, सारे कमेंट्स को कभी नहीं पढ़ा होगा, टॉप के 5, 7, 8, 10 पढ़ लिए होंगे। आपने आज जाके सारे कमेंट्स जितने भी कॉपी कर सके, सारे कमेंट्स को कॉपी करना है, चैट जीपीटी पे जाइए, पेस्ट कीजिए, और ये मुझे बताइए ये क्वांटिटेटिव डाटा है कि क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव। नीचे सिर्फ आपने इतना लिख देना है, परफॉर्म सेंटीमेंट एनालिसिस। क्या? परफॉर्म सेंटीमेंट एनालिसिस। वो सारे कमेंट्स की समरी बना के आपके सामने रख देगा कि इस वीडियो के बारे में लोगों का कमेंट क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव कमेंट्स हैं, क्या गुड फील कर रहे हैं, क्या बैड फील कर रहे हैं। वो आपको फौरी तौर पे समरी बना के दे देगा। यूट्यूब पे भी है, वो समराइज करके देता है। शाबाश। समराइज क्या करके देता है? क्या सेंटीमेंट एनालिसिस? नहीं, वीडियो वो तो होता है ना ट्रांसक्रिप्शन, वो अलग है। मैं ये नहीं कह रहा वीडियो को समराइज करके दे देगा कि वीडियो किस बारे में है, वो अलग चीज है। कमेंट्स किस बारे में? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि फर्ज इमेजिन कीजिए ये किस काम आता है। प्रैक्टिकली आप एक कंपनी है, ठीक है, एप्पल है, जैसे रियल एग्जांपल देता, एप्पल ने अपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, उसके बाद नीचे कमेंट्स देते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर एप्पल को पता चल जाता है मेरी प्रोडक्ट फ्लॉप है कि कामयाब। कैसे भला? कमेंट्स पढ़ते तो नहीं है वो, इतना बंदा बैठा वो चौथे कमेंट्स पे पहुंचेगा, पहला कमेंट भूल जाएगा क्या। वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट किया, सेंटीमेंट एनालिसिस किया, पता चल गया लोगों का पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है या न्यूट्रल है, सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड। तो याद रखिए कंपनीज के लिए जो क्वांटिटेटिव डाटा भी यूजफुल है और क्वालिटेटिव भी यूजफुल है। फर्क समझ आ रहा है आपको? सॉरी, बिल्कुल सिंपल, मैं इस्तेमाल भी आपको साथ साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वांटिटेटिव कौन सा? जो नंबर में कन्वर्ट हो सके। क्वालिटेटिव कौन सा? जो नंबर में नहीं होता। अच्छा, जो क्वालिटेटिव डाटा होता है किस पर्पस के लिए होता है? ये इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, ग्रुपिंग वगैरह पर्पस के लिए होता है वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ये उसने थोड़ा, इसमें काम की चीज नहीं है, सिंपल इतना से में रखे कि कुछ डाटा ऐसा होगा जो क्वालिटेटिव है, कुछ क्वांटिटेटिव है। हमारे बिजनेस के लिए दोनों तरह का डाटा यूजफुल है। डन। आगे चलते हैं। क्वालिटेटिव डाटा की दो टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव डाटा की, क्वालिटेटिव डाटा नाम से जाहिर है ये किसी चीज की क्वालिटी के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कोई चीज कैसी है, कोई चीज कैसी है ये बताएगा। कितनी है ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा। ठीक है। सर आपका पूछे, सर आपका मूड कैसा है? अच्छा, ये क्या है? क्वालिटेटिव। ठीक। तो क्वालिटेटिव की दो टाइप्स, नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में नंबर नहीं है, लेकिन फर्क क्या है? ऑर्डिनल डाटा ऑर्डर लगा सकता है डिफरेंट फीचर्स में। ऑर्डिनल डाटा क्या करेगा? ऑर्डर लगा सकता है। ऑर्डर से मुराद क्या है? ये चीज हायर है, ये चीज लोअर है, ग्रेड, ऑर्डर। और नॉमिनल डाटा क्या है? ऐसा डाटा ये भी किसी ना किसी चीज को डिस्क्राइब करेगा, लेकिन ये ऑर्डर नहीं लगा सकता, ऑर्डर नहीं लगा सकता। ठीक है। जैसे खुश और बहुत खुश, बताइए क्वालिटेटिव डाटा है कि क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। लेकिन क्या आप इसका ऑर्डर लगा सकते हैं? इसका ऑर्डर लगा, हाँ बहुत खुश ऊपर है और खुश नीचे है, लगा सकते हैं ऑर्डर। बहुत खुश अलग है, खुश अलग है, ऑर्डर लगा सकते हैं। अच्छा, मेल और फीमेल, हाँ नहीं लगा सकते ऑर्डर, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते एक चीज दूसरे से बेहतर है या एक चीज दूसरे से ज्यादा, नहीं। तो इन कुछ डाटा ऐसा हमारा होगा जिसमें है क्वालिटेटिव, उसमें हम ऑर्डर लगा सकते हैं। कुछ डाटा ऐसा होगा जिसमें ऑर्डर नहीं, जिसमें ऑर्डर नहीं लग सकता। कैटेगराइजेशन जो है उसमें ऑर्डरिंग नहीं है, उसको हम क्या, रैंकिंग नहीं हो सकती, वो क्या, नॉमिनल। और जिसमें रैंकिंग हो सकती है
हैं दोनों ही क्वालिटेटिव, ये ध्यान में रखिएगा। किसी में रैंकिंग होगी, किसी में नहीं होगी। यानी एक चीज बेहतर है दूसरे से, अगर एक चीज दूसरे से बेहतर है। काला रंग और गोरा रंग बताएं। हाँ, नहीं, ज्यादा काला ज्यादा गोरा नहीं कह रहा। काला और ज्यादा काला वो ठीक है, वो ऑर्डिनल हो जाएगा। काला और गोरा, क्या काला रंग बेहतर होता है गोरे रंग, या गोरा रंग बेहतर होता है काले से? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब तक ये हमारे जहनों में बिठाया नहीं जाएगा डिफरेंट एडवर्टीजमेंट के जरिए से, तब तक ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जो है ये ग्रो कैसे करेगी? तो ठप हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट कलर में, रेड कलर में और ग्रीन कलर, रेड कलर ग्रीन कलर, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव। नॉमिनल के ऑर्डिनल? नॉमिनल। ब्लड ग्रुप ए प्लस, ए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ऑर्डिनल नहीं। ए पॉजिटिव वाले बेहतर नहीं होते, लेकिन अगर यही मैं कहूं इम्तिहान में ग्रेड ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, ऑर्डिनल हो जाएगा। तो कंसेप्ट के ऊपर जाइए। कंसेप्ट क्या है कि क्या आपके सामने जो डिफरेंट फीचर्स या डाटा क्वालिटीज बताई गई हैं, क्या आप उनका कंपैरिजन रैंकिंग कर सकते हैं कि ये चीज आगे और ये चीज पीछे? अगर रैंकिंग कर सकते हैं तो वो डाटा कौन सा होगा? ऑर्डिनल। और अगर रैंकिंग नहीं कर सकते, नॉमिनल। क्लियर? ये उसने आगे बता दिया। जेंडर टाइप्स, जेंडर टाइप क्या है? मेल फीमेल बताया। सिंगल मैरिड, नॉमिनल है, ऑर्डिनल नहीं है। ब्लड टाइप हो गया। अच्छा, इसके अलावा ऑर्डिनल में कौन कौन? सेटिस्फैक्शन लेवल, जैसे क्या? हैप्पी, नॉट हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। ये क्या है? दोनों क्वालिटेटिव है। गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या है? ऑर्डिनल डाटा। एजुकेशन लेवल, ग्रेजुएशन या मास्टर, हैं दोनों ही क्वालिटेटिव, नंबर दोनों में नहीं है। लेकिन अब यहां पे हम रैंकिंग कर सकते हैं। जो मास्टर वाला है उसकी क्वालिफिकेशन हायर है। डन? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा। अब ये इस कंसेप्ट को जो ऑर्डिनल है ना, पहले मुझे बताइए क्या नॉमिनल और ऑर्डिनल में फर्क समझ आ गया आपको? अब इस कंसेप्ट को हिलाना नहीं है आपने। नॉमिनल सारे एक बराबर, कोई दूसरे से बेहतर नहीं है। ऑर्डिनल में रैंकिंग है, एक दूसरे से बेहतर है, आगे या पीछे है। लेकिन सवाल यह है कितना? ऑर्डिनल आपको ये इंफॉर्मेशन तो दे देगा, ऑर्डिनल डाटा, कि एक चीज दूसरे से बेहतर है। जैसे फर्ज कीजिए मैंने इनसे पूछा कि भैया प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट की सेल बेहतरीन चल रही है? इसने कहा सर कैलकुलेटर की सेल बहुत अच्छी चल रही है, पेन की सेल अच्छी नहीं चल रही। तो मुझे पता चल गया कि मेरे लिए बेहतर। लेकिन क्या ये इस इंफॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि कैलकुलेटर की सेल ज्यादा है? कितनी ज्यादा, ये नहीं पता चल रहा। तो ऑर्डिनल डाटा में एक प्लस पॉइंट है, नॉमिनल की निस्बत ऑर्डिनल, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, नॉमिनल डाटा की निस्बत ऑर्डिनल डाटा बेहतर है। क्यों ऑर्डिनल बेहतर है? रैंकिंग हमें पता चलेगा ये प्रोडक्ट हमारी अच्छी है, इसको फोकस करना है, ये ज्यादा बेहतर है, कस्टमर इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बेहतर। लेकिन स्टिल ऑर्डिनल में भी एक डेफिशिएंसी है। क्या? हाँ, कितना बेहतर है ये नहीं बताएगा। कितना बेहतर है कोई चीज, कितनी आगे है, कितनी ज्यादा है, ये नहीं बताएगी। तो हमारी कोशिश होगी कि अगर हो सके तो ऑर्डिनल से भी एक स्टेप आगे चले। ऑर्डिनल से एक स्टेप आगे कौन से वाला डाटा आ जाएगा? वो क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा है? जो अमाउंट्स में कन्वर्ट हो सकता है, जो कन्वर्ट होता है। इसमें टाइप्स ऑफ एनालिसिस भी आप ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें एक्यूरेसी लेवल भी रिजल्ट्स का ज्यादा होता है। तो रफली स्पीकिंग क्वांटिटेटिव बेहतर है क्वालिटेटिव से। लेकिन हर जगह हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा नहीं मौजूद होता। YouTube पे जो कमेंट्स करने बैठा है ना, उसको हम मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमें बताए कि सेटिस्फाइड लेवल, सेटिस्फैक्शन लेवल हाई है तो 5 लिखो, उससे कम है तो 4 लिखो, उससे कम है 3 लिखो। वो
पसंद नहीं ना आता, वो एक ही लफ्ज लिख के आगे निकल जाता है, वो कहता है खुद इसको इंटरप्रेट करो, क्या मुझे नहीं पसंद आया। ऐसे तो हमारे पास जो डाटा है कभी वो ऑर्डिनल फॉर्म में होगा, कभी वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा, कभी क्वांटिटेटिव। हमने बेहतर हमारे लिए क्या अच्छा क्या है क्वांटिटेटिव, लेकिन हमें हर तरह के डाटा पे एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है डाटा अवेलेबिलिटी पे। तो क्वांटिटेटिव की तरफ आ जाए। अब मुझे बताइए क्वालिटेटिव बेहतर के क्वांटिटेटिव? लेकिन अगर क्वालिटेटिव हो तो उसमें नॉमिनल बेहतर के ऑर्डिनल? ऑर्डिनल बेहतर है नॉमिनल से। लेकिन क्या ऑर्डिनल से भी बेहतर है? बिल्कुल है। वो क्या है? मैं अगर ये कहता हूं भाई इस भाई का कद ज्यादा है, इस भाई का कद छोटा है, ये क्या है? क्वालिटेटिव है क्या? ये क्वालिटेटिव है? नहीं, कद ज्यादा है, इसका कद छोटा है। अभी मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताई, ये क्वालिटेटिव। ऑर्डिनल या के नॉमिनल? रैंकिंग कर सकते हैं, ये ज्यादा ये कम। ओके, अब सुनिए जरा, इस भाई का कद 6 फुट है, इस भाई का कद 5 फुट है, ये क्वांटिटेटिव, ये है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव भी डाटा दो तरह का हो सकता है, एक वो जो सब डिवाइड हो सकता है, एक वो जो सब डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, सब डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट? 10, बढ़ेंगे तो कितने होंगे? 11। क्या 10.5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मैं कहूँ भाई आप कितने बहन भाई? के 2। आप कितने बहन भाई? 3। अच्छा, एवरेज 2.5 हो गए। ऐसे नहीं होगा, यहाँ तो 2 होंगे या 3 होंगे। तो कुछ डाटा ऐसा होता है जिसको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, वो राउंडेड फिगर होगी, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। यानी इसमें क्वांटिफिकेशन आ गई, लेकिन क्वांटिफिकेशन स्पेसिफिक इंटरवल में है, एक्यूरेट नहीं, मतलब परफेक्ट नहीं है। या 6 या 7 या 8 या 10, 10.5 नहीं डाटा हो सकता। जो डाटा कंप्लीट फिगर में होगा, कंप्लीट नंबर में होगा, सब डिवाइड नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। और जो सब डिवाइड हो सकता है उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं। कुछ डाटा हो सकता है सब डिवाइड, कुछ नहीं हो सकता। जैसे अब अगर मैं कहूं इन भाईजान का कद है 6 फुट 2 इंच, इन भाईजान का कद है 5 फुट 10 इंच। अब बताइए क्वांटिटेटिव के क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव। बताइए डिस्क्रीट के कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। क्यों बोला? क्योंकि डेसिमल में जा रहा है, पॉइंट्स में जा रहा है। अब इसमें जो डिफरेंस या कैलकुलेशन है हमारी, वो ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है। यह है टाइप्स ऑफ डाटा, यही बता रहा है। डिस्क्रीट डाटा क्या है? काउंटेबल वैल्यू, होल नंबर है, होल नंबर। और कंटिन्यूअस क्या है? ये भी काउंटेबल वैल्यू है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। फर्क इसमें नहीं है, ये फर्क, ये काउंटेबल का तो कंपैरिजन के लिए कर रहा है। क्या है? ये डेसिमल में भी आ सकता है, एनी नंबर। ये समय हमें ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देगा। क्लियर हो गया जी? ये डाटा की कंसेप्ट सिंपल। आगे उसने एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्रोडक्ट सोल्ड कितनी है? डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्रीट। हाइट, वेट, वेट कैसे कंटिन्यूअस है? 60.7 भी हो सकता है, शाबाश। टेम्परेचर, टाइम, हाँ। तो मुझे बताइए आपके एग्जाम का जो आप ये पेपर देंगे DSRS का टाइम कितना है? 3 घंटे 15 मिनट। शाबाश, कंटिन्यूअस है। ठीक है। और आपने इस अटेम्प्ट में कितने पेपर देने हैं? 3। ये कौन सा, क्वांटिटेटिव के क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव। डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट। ये भाईजान कैसे, मैं दिल करा 2.5 पेपर दे दूं। 2.5 का फायदा कोई नहीं है, वो 2 ही हो जाएंगे। एक पेपर आता है वो 2 है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन भाई समझ, इसका मतलब है हमें जो अपने बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन नंबर की फॉर्म में होगी और कुछ नंबर की फॉर्म में नहीं होगी। जो नंबर की फॉर्म में नहीं है क्वालिटेटिव, जो नंबर की फॉर्म में है क्वांटिटेटिव।
जो क्वालिटेटिव होगी वो अगर तो कंपैरिजन हो सकता है, रैंकिंग हो सकती है, तो वो ऑर्डिनल, अगर रैंकिंग नहीं हो सकती नॉमिनल। और इसी तरह अगर नंबर है, नंबर अगर सब डिवाइड हो सकते हैं तो वो कंटिन्यूअस, और अगर नंबर सब डिवाइड नहीं हो सकते डिस्क्रीट। ये था हमारा आज का लेक्चर। कुछ समझ आया? अब जरा सुन लीजिए, अपने आप में जो स्किल आपने डेवलप करनी है, आज इस लेक्चर का जो मकसद था, आपको इस लेक्चर के बाद घर जाके पढ़ लीजिएगा, जो रटा शटा लगाना होगा लगा लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? वो आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उसमें जो कुछ भी लिखा होगा आपने सब याद करना है। ज्यादातर आई कैप जो है वो इसमें क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कैसे पूछते। आपको आज इस काबिल होना है, आपके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन रखी जाए आप उसकी सही क्लासिफिकेशन कर सके। आज के लेक्चर के बाद आप में क्या स्किल क्रिएट होनी चाहिए कि आपके सामने कोई भी डाटा आ जाए आप उसकी सही क्लासिफिकेशन कर सके कि ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, ये नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। कल का जो हमारा क्विज होगा ना, आपको बताया ना, आपका डेली लाइव क्विज होगा। आपका डेली नहीं बताया तो सुन ले, आपका डेली लाइव क्विज होगा क्लास के स्टार्ट में, ताकि मुझे पता चले आपने घर जाके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कुछ। ठीक है, आपका डेली लाइव क्विज। उस लाइव क्विज में मैंने खास तौर पे ये स्किल आपकी टेस्ट करने हैं। क्या वाला? कि डाटा आपके सामने रखा जाए तो इसकी क्लासिफिकेशन सही कर सके, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भी, और आगे उसकी फर्दर 2 टाइप्स कर लेंगे जी। चलिए, अब ये तो कल टेस्ट होगा तो फिर पता चलेगा लाइव टेस्ट। अच्छा, और इसके अलावा क्या बात करनी थी आपसे? हाँ, एक तो आपको बता दिया माइंड मैप डेली मिलेगा, आपने इसको लिखना है। दूसरा लाइव क्विज हुआ करेगा आपका क्लास के स्टार्ट में। इसमें जो हमारे क्लास के टॉप पोजीशन होल्डर्स होंगे, टॉप 10, उनको प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप में जिस वक्त हमारा क्विज होगा ना, टाइम लगभग क्लास का टाइम क्या है हमारा? 10:30। हाँ, 10:30 का टाइम है। हाँ, कोई तकरीबन 10:40 के करीब हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाया करेगा। तो उस टाइम के लगभग थोड़ा सा 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे, तो जिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर उस वक्त तक सुन लिया होगा, उस दिन का, पिछले दिन वाला, वो फिर क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं हाईली इंकरेज करता हूँ पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी वैल्यूएशन हो जाए। क्लास में वैसे एक पॉजिटिव कंपटीशन भी जनरेट होता है इससे। ठीक है, तो कल आपका फिर डेली बेसिस पे आपका लाइव क्विज होगा। उसमें हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस टेस्ट करेंगे, ताकि केस स्टडी की भी प्रैक्टिस हो, एमसीक्यूज भी साथ में प्रैक्टिस हो रही हो। और भी डन जी। चलिए, अच्छा, मैंने आपको बताया था हम साथ ना कुछ ये डीएसआर है ना, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमें हमारी पर्सनल लाइफ में भी फायदा हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ठीक है, तो उसके लिए छोटी छोटी स्टार्ट हम छोटी छोटी चीजों से करेंगे। जैसे कल मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया। क्या दिया टास्क? कोई सर्च करे साहब। ठीक है, उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की टर्म पढ़ के ये बच्चे ने लिखी हुई थी। ये कंसेप्ट हमारे सिलेबस में आगे चल के आएगा। और जब मैंने बच्चे से पूछा तो उसने मुझे बताया भी, सर इसका मतलब ये है। मुझे लगा कि हाँ, वाकई ये अच्छा है, ये मैंने जो टास्क दिया आपको आप कर रहे हैं, ये अच्छी है। आज के लिए सुनिए। इसके अलावा एक मैंने और आपको दिया है, ये टास्क सेंटीमेंट एनालिसिस करना है। सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है, वो करके आप सिर्फ देख लीजिएगा कि बाकी ऐसा होता है कि नहीं। इसके बाद इसका मतलब आप इस काबिल हो जाएंगे, किसी भी कंपनी की न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है ना, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसमें क्या चीज प्लस है क्या माइनस। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ने का जीमेल अकाउंट है गूगल का? बेहतरीन, ये तो पहले किया हुआ। जिन स्टूडेंट्स का अकाउंट नहीं भी है ना, आज आपने अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करना। देखिए, मैं जो टास्क आपको कह रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं, और फिर मैंने इस टास्क को आगे कहीं पे लिंक भी करना है। आज सिर्फ इतना काम। क्या? अगर आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है, गुड, कुछ नहीं करना। अगर जीमेल अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने अपना जीमेल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, हॉटमेल वगैरह का नहीं, जीमेल का ये अकाउंट क्रिएट कर लेंगे जी। शाबाश। चलिए, आपका आज का टास्क। हाँ, एक चीज और। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स ने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन की है?
ये देखा, ये तकरीबन सब ने क्रिएट, लेकिन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिर्फ 15 से 20% स्टूडेंट्स ने ऑन किए। पहला सिक्योरिटी रिस्क क्या, आपकी ईमेल बड़ी आसानी के साथ हैक हो सकती है, बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। हाँ जी, और एक दफा हो जाए ना ईमेल, रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है, हो जाती है लेकिन बहुत मुश्किल होती है, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो आज आप सारे स्टूडेंट्स ने काम करना है, आज की असाइनमेंट, जीमेल अकाउंट बनाना है, और अगर बना हुआ है तो भी, नहीं बना तो बना के दूसरा काम क्या करना है, आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में जानना है, ये क्या होती है, और अपने जीमेल पे उस या जो भी दूसरा अकाउंट यूज कर रहे हैं, जीमेल का तो लाजमी बनाना है, अगर कोई और अकाउंट यूज कर रहे हैं तो उस पे भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है। इससे लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, लगभग, ये तो वैसे डिपेंड करता है कि किस टाइप की मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा हैकर्स के लिए आपका अकाउंट हैक करना, ठीक है। तो ये कल अब मैं आपसे पूछूंगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है और क्या आपने ऑन कर लिया कि नहीं की। डन जी, चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। और एक मिनट ठहर एक मिनट, अभी टाइम है 5-7 मिनट, मैं कुछ थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपसे कुछ सवाल पूछ लूं, हैं कुछ आप प्रैक्टिकली भी। अच्छा मुझे ये बताइए, एग्जांपल्स क्या देना चाह रहा हूं मैं, कि ये जो आज हमने कंसेप्ट पढ़ा है, इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस में कंपनीज कैसे इस्तेमाल करती हैं, कैसे इस्तेमाल करती हैं। ये मैंने कुछ जो यूज केसेस है वो एक्सट्रैक्ट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ सामने डिस्कशन नहीं, आपसे सवाल जवाब नहीं, डिस्कशन है। इसको कंपनीज अपने सेल्स डाटा को एनालाइज करके ये डिसाइड करती हैं कौन सी प्रोडक्ट उनकी ज्यादा सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट कम हो रही है। फिर इसके बाद कंपनीज अपने कस्टमर से, डिफरेंट कंपनीज अपने कस्टमर से, जब कस्टमर के पास जाते हैं ना, खासतौर पे जब वेबसाइट को विजिट करते हैं तो कहते हैं अकाउंट बनाएं, तो कंपनीज अपने कस्टमर का एज, जेंडर और बाइंग हैबिट्स, किस लोकेशन से ताल्लुक, ये डाटा इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए हमारे कस्टमर में, ये डाटा है ना, पता चले हमारे कस्टमर में यंगस्टर्स ज्यादा है या ओल्ड पीपल ज्यादा है या टीनेजर ज्यादा है, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है उनको, हाँ उनको टारगेट करने में, कस्टमर को टारगेट करने में आसानी होती है, टारगेट मार्केट क्रिएट, उन्हें पता चल जाता है हमारी प्रोडक्ट जो है ये ज्यादातर यंगस्टर खरीद रहे हैं, इसका मतलब है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के करीब शॉप ओपन करनी चाहिए, वहां पे सेल ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, एड्स रन करने में उनको हेल्प होती है, जब कंपनीज ये डाटा जब इकट्ठा करती है ना, मुख्तलिफ किस्म का डाटा, तो इससे क्या होता है, फिर उन्हें मार्केटिंग में भी आसानी होती है, उन्हें पता चलता है कि हमने किस जगह पे मार्केटिंग करनी है। फिर इसके बाद हमें कंपनी जब डाटा इकट्ठा करती है, कंपेटिटर्स के बारे में भी डाटा इकट्ठा, उन्हें पता चलता है कंपेटिटर की स्ट्रेटजीज क्या है, प्राइसिंग क्या है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस और फीचर कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट के प्राइस और फीचर से कंपेयर करते हैं, ये भी डाटा एनालिसिस है। इससे पता चलता है कि क्या हमारी प्रोडक्ट अंडर प्राइस या ओवर प्राइस तो नहीं है। डाटा एनालिसिस का एक मकसद ये भी होता है, इस पर्पस के लिए भी डाटा एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। और किस लिए, ये देखने के लिए कौन से मंथ में हमारी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है, किस मंथ में प्रोडक्ट की सेल कम होती है, ताकि अपनी प्रोडक्शन का, अपनी इन्वेंट्री का स्टॉक उस लिहाज से कम या ज्यादा किया जाए। ये भी डाटा एनालिसिस से पता चलता है। अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आपको सवाल में बता दिया जाता है ना कि ये इन्वेंट्री लेवल है, इतनी इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेंट्री लेवल कितना होना चाहिए, ये फैसला किसने करना है, ये डाटा एनालिस्ट ने फैसला करना है। वो कैसे फैसला करता है, मंथली सेल का एनालिसिस करके, क्योंकि इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा होगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, जरूरत से कम होगी, कस्टमर खाली हाथ जाएगा। तो ये डिसाइड करने में कि आइडियल इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए, डाटा एनालिसिस, ठीक है। फिर इसके अलावा ये एग्जांपल रहने दें, हाँ, प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। जो आपने जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए होंगे तो अक्सर वो क्या होता है, उसके बाद बिल लाने से पहले आपको कहते हैं सर ये जरा फीडबैक फॉर्म दीजिए, फिल कीजिए। फीडबैक फॉर्म जो कंपनीज कलेक्ट करती हैं, इससे क्या फायदा होता है उनको, प्रोडक्ट इंप्रूव करने में। जैसे कोई तकरीबन लगभग 1.5-2 महीने के बाद कॉलेज भी आपके साथ एक फीडबैक फॉर्म शेयर करेगा, उसमें आप कुछ फीडबैक देंगे, जिससे क्या होगा,
ताकि जी को पता चल जाए कौन से एरियाज वीक है, स्टूडेंट्स किस चीज के बारे में कंसर्न है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है जी? हाँ जी बस ठीक है, यही है। हाँ जी ये चलिए, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।